CH34 आरोही का घर छोड़कर जाना। कामिनी, नव्या, आर्यन और विराज यह चारों आंखें फाड़े आरोही को देख रहे थे, क्योंकि जो पहले वाली आरोही थी वह उन सबको हमेशा इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती थी, क्योंकि वह यह चाहती थी कि उसका रिश्ता आर्यन से हो जाए, ना कि रिद्धिमा का रिश्ता आर्यन से हो। इसीलिए वह हमेशा उन सबको इम्प्रेस करने के लिए कोई ना कोई नया कांड करती रहती थी। लेकिन आज उसे खुद की इतनी सारी बेइज्जती करता हुआ देखकर वह चारों बहुत ही गुस्सा हो गए थे। आज सही मायनों में आरोही ने उन सबको उनकी औकात दिखाई है। आर्यन आरोही की तरफ देखकर गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ से इस तरीके से बात करने की? और तुमने मुझे क्या कहा? डस्टबिन में डस्टबिन हूं? तुम किस मुंह से मुझे डस्टबिन कह सकती हो? क्या तुम भूल गई तुम ही वह लड़की थी जो मेरे पीछे हमेशा हाथ धोकर पड़ी रहती थी? भूल गई वह सब कुछ जब तुम मुझे अपने के लिए नए नए पेतरे आजमाती रहती थी? आरोही आर्यन को जवाब दिया, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हें किस मुंह से डस्टबिन कहा? अरे तुम्हारी आंखें फूट गई है क्या? मैं इतनी बड़ी जीती जागती जिंदा तुम्हारे सामने खड़ी हूं। अच्छे से देख लो मेरी शक्ल, इसी मुंह से मैं तुम्हें डस्टबिन कहा है। अब तुम्हारी शक्ल ही डस्टबिन जैसी है तो कोई और कर भी क्या सकता है? और तुम जानते हो तुम कौन सी वाली डस्टबिन हो? तुम अपने आप को यह मत समझना कि तुम अमीर घर में आराम से पड़े रहने वाली डस्टबिन हो। तुम तो वह रेलवे स्टेशन वाली डस्टबिन हो, जहां पर सब लोग आगे कचरा फेंकते हैं और कुछ लोग वहां पर आकर थूक भी देते हैं। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उस तरीके के डस्टबिन वाली है। और रही बात मेरी तुमको पसंद करने की, तो देखो मिस्टर, क्या कभी एक हीरे को और एक डस्टबिन को कभी कंपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तुम वह डस्टबिन हो जो रेलवे स्टेशन पर पड़ी रहती है और मैं वह हीरा हूँ जिसकी कोई कीमत नहीं है। मैं तो एक अनमोल रत्न हूँ। पहले वाली आरोही तुम्हें पसंद करती होगी, तुमसे प्यार करती होगी, तुम्हारा प्यार पाने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमती होगी। लेकिन मैं पहले वाली आरोही नहीं हूँ। मुझे किसी के प्यार की कोई जरूरत नहीं है। पहले वाली आरोही के ग्रीन हेयर थे, उसकी पूरी बॉडी पर टैटू थे, उसके पूरे फेस पर सिर्फ मेकअप ही थोपा हुआ रहता था। क्या तुम्हें पहले वाली आरोही और आपकी आरोही में फर्क नजर नहीं आ रहा? जब इतना बड़ा फर्क तुम्हें अपनी आंखों के सामने दिख रहा है तो तुम यह कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब मैं तुम्हें पसंद करती होगी? तुम्हारे जैसा इंसान तो मेरे जूती की धूल के बराबर भी नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए दूसरे की फीलिंग्स और उनकी जिंदगी के साथ खेलता हो। इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, जितना हो सके मुझसे उतना दूर रहो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आरोही की ऐसी बातें सुनकर उसका पूरा परिवार हैरान भी था और खुश भी था। उन सबको ऐसा ही लगता था कि आरोही अभी भी आर्यन को पसंद करती है। इसलिए आज के दिन वह थोड़ी दुखी थे, क्योंकि वह अपनी एक बेटी का दिल तोड़कर दूसरी बेटी का रिश्ता उस घर में करने जा रहे थे। लेकिन आज जो उन्होंने आरोही का करारा जवाब देखा है, उसके बाद वह लोग अब पूरी तरीके से श्योर हो चुके थे कि उनकी बेटी अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब उनकी बेटी मासूम नहीं रही बल्कि एक धाकड़ शेरनी बन चुकी है। और इस बात से वह सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। कामिनी जी गुस्से से बोली, ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे से इस तरीके से बात करने की? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? यही खड़े खड़े तुम्हारा हाल बेहाल कर सकती हूँ, समझी? आरोही उनकी बातों का जवाब देते हुए बोली, ए औरत, आप खुद को नहीं जानती कि आप खुद कौन है, जो आप हमसे पूछ रही है कि मैं कौन हूँ? और रही बात आपके बेटे की, आपका बेटा यही डिजर्व करता है, या फिर मैं यह कहूँ कि आपका बेटा इससे भी बुरी तरीके से बेइज्जत होना डिजर्व करता है। और आप क्या मेरा बहाल करेगी? मेरे सिर्फ एक बाल को छू कर तो दिखाइए, फिर तो मैं बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ।
आप तो सिर्फ मेरा हाल ही बहाल करेगी ना, मैं तो आपके पूरे के पूरे खानदान का नाम निशान ही मिटवा दूंगी, समझी। यहाँ पर तो वही बात हो गई, खुद के घर शीशे के और दूसरों के घर पर पत्थर फेंकने चली है यह औरत। कमीनी आंटी कहीं की। कामिनी जी अपने लिए कमीनी शब्द सुनकर अपनी और अपने बेटे की ऐसी बेइज्जती होता हुआ देखकर वह गुस्से से बौखला उठी। इसीलिए वह आरोही को थप्पड़ मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ी, लेकिन वह आरोही को छू भी पाती उससे पहले ही आरोही वहां से हट गई और आरोही ने अपना पैर बिल्कुल कामिनी जी के पैरों के बीचों बीच रखा, जिस वजह से कामिनी जी लड़खड़ा गई और सीधे कांच के टेबल पर जाकर गिर गई, जिस वजह से कामिनी जी के चेहरे पर और उनके शरीर पर कांच के टुकड़े चुभ गए थे और कामिनी जी के सर से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था और वह वहीं पर ही बेहोश हो गई थी। आर्यन, नव्या और विराज जी तीनों दौड़कर कामिनी जी के पास आए और उन्हें जगाने की कोशिश करने लगे। यह नजारा देखकर रायजादा परिवार भी बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। आर्यन गुस्से से आरोही की तरफ देखते हुए बोला, आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की यह हालत हुई है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मेरी मॉम के बहरे खून के एक एक कतरे का हिसाब मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। आरोही बोली, हाँ तो मैंने कब मना किया है, हिसाब लेना जरूर लेना। मैं भी यही हूँ और तुम भी। और हाँ, अब ज्यादा बातें करना बंद करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी माँ का यहीं पर ही अंतिम संस्कार करने की नौबत आ जाए। इससे अच्छा तुम अपनी माँ को अस्पताल ले जाओ। ठीक तुम्हारे पीछे एक बहुत ही बड़ा दरवाजा है, वहां से जल्द अपनी इस कमीनी माँ को लेकर निकलो। और हाँ, दोबारा कभी अपनी डस्टबिन जैसी शक्ल मुझे मत दिखाना। इतना बोलकर आरोही अपने कमरे में चली गई। आर्यन और विराज जी कामिनी जी को लेकर अस्पताल की तरफ चले गए। वही बुरा रायजादा परिवार अपने सामने हुए इस ताजे तमाशे को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। वह सब लोग अभी यहाँ पर जो भी हुआ उस बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह आगे क्या करें। 1 घंटे बाद सभी लोग अभी भी लिविंग हॉल में बैठे हुए थे और अब वह लोग यह सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। तभी उन सबको सीढ़ियों से कुछ आवाज सुनाई दी और सबने अपना चेहरा ऊपर करके देखा। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए और रूप जी की आंखों से आंसू बहने लगे। इस वक्त आरोही सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रही थी और उसके दोनों हाथों में सूटकेस के बहुत बड़े बड़े बैग थे। शिवराज दादाजी आरोही से बोले, आरोही बेटा, आप यह इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रही है? आरोही ने जवाब दिया, मैं यह घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आज यहाँ से जा रही हूँ। आरोही की बात सुनकर सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। उनमें से किसी ने भी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन आरोही यह घर छोड़कर चली जाएगी। कनक दादी अपनी आंसू भरी आंखों से आरोही को देखकर बोली, लेकिन बच्चे, अब क्यों यह घर छोड़कर जाना चाहती है? यह घर आपका है, यह परिवार आपका है, इन सब पर आपका पूरा अधिकार है, फिर आप क्यों यह घर छोड़कर जाना चाहती है? कनक दादी की बात सुनकर आरोही हंसते हुए बोली, घर, परिवार, अधिकार, यह सारे शब्द आपके जैसे लोगों के मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगता। घर कौन सा घर? यह घर ना ही कभी मेरा था, ना ही मेरा है और ना ही कभी मेरा हो सकता है। मेरा इस घर पर और इस घर के लोगों पर कोई भी अधिकार नहीं है और ना ही आप लोगों का मुझ पर कोई अधिकार है। तारा जी रोते हुए बोली, बेटा, आप यह सब कुछ क्यों बोल रही है? आप इस घर की और हमारी बेटी है, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। आरोही ने जवाब दिया, बेटी हाँ। अब आप सब लोगों को यह याद आ रहा है, क्या आपकी एक बेटी भी है? आप सब लोगों को नहीं लगता कि आपको यह बात बड़ी जल्दी याद आ गई? आप सब लोग खुद को मेरा परिवार कहते हैं,
लेकिन मेरा यह परिवार तब कहाँ था जब मुझे बचपन में मेरे परिवार की जरूरत थी? आप सब लोग तब कहाँ थे जब मैं हॉस्टल के एक अंधेरे कमरे में बैठकर रोती थी और आप सबको याद करती थी? मेरा परिवार तब कहाँ था जब मुझे चोट लगती थी, जब मैं बीमार पड़ती थी, जब मैं स्कूल से घर अकेली आई थी, जब मेरे साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कोई नहीं होता था? तब मेरा परिवार कहाँ था? आप सब लोग मुझे खुद का परिवार रहते हो, तो फिर आप सब लोग तब कहाँ थे जब मेरी और रिद्धिमा की लड़ाई होती थी? और जब मेरी गलती नहीं थी उसके बावजूद रिद्धिमा को सजा नहीं मिलती थी और सिर्फ मुझे मिलती थी? आप में से किसी ने भी मिस्टर रायजादा को क्यों नहीं रोका जब वह मुझे हॉस्टल भेजने जा रहे थे? जब मैं 6 साल की थी, मैं रो रो कर सबसे कहती थी मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तब तो आप में से कोई कुछ नहीं बोला, तो फिर अब क्यों बोल रहे हैं? आप लोग खुद को मेरा परिवार कहते हो, तो आप सब लोग तब कहाँ थे जब मैं आप सबसे यह कह रही थी कि मैं रिद्धिमा को धक्का नहीं दिया? परिवार का हर एक सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य पर भरोसा करता है, तो आप सब ने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? जब हर एक वेकेशन में मेरे दोस्तों के परिवार वाले जब उन्हें मिलने आते थे, तब मेरा परिवार कहाँ था? कोई पिछले 12 सालों में मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? जब मेरी खुद की सगी माँ मुझे छोड़कर दूसरों से प्यार करती थी, मुझ पर तो बिल्कुल ध्यान भी नहीं देती थी। मेरे लिए नैनी रख दी थी। जब आप सबको मेरा परिवार बनाकर उन्हें समझना चाहिए था, तब आप सब लोग कहाँ थे? मैं जब रो रो कर परिवार के प्यार के लिए तरसती थी, तब खुद को मेरा परिवार कहने वाले यह लोग आप सब लोग कहाँ थे? आरोही के सवालों को सुनकर पूरे परिवार का सर शर्म से नीचे झुक गया था। आखिर आरोही सच ही तो कह रही थी। जब उसे उसके परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह लोग कहाँ थे? रिद्धिमा अपना हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, आरोही प्लीज तुम एक घर छोड़कर मत जाओ। हम सब जानते हैं हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसलिए प्लीज हमें माफ कर दो, या फिर जो चाहे वह सजा दे दो, हमें सब मंजूर है। लेकिन प्लीज यह घर छोड़कर मत जाओ। अगर तुम चाहती हो कि मैं यह घर छोड़कर चली जाऊं तो ठीक है, मैं एक घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज तुम एक घर छोड़कर मत जाओ। रिधान बोला, हाँ आरोही, रिद्धिमा सच कह रही है। प्लीज तुम्हें घर छोड़कर मत जाओ। हम यह घर छोड़कर चले जाएंगे। आखिर का सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से ही तुम्हें तुम्हारे हक का प्यार नहीं मिला। सिर्फ हमारी वजह से ही माँ ने तुमसे प्यार नहीं किया। तुम्हारा असली गुनहगार हम हैं। तो प्लीज सजा हमें दो, खुद को मत दो। हम एक घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन प्लीज तुम एक घर छोड़कर मत जाओ। आरोही बोली, आप दोनों में से किसी को भी मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं घर आप दोनों की वजह से नहीं छोड़कर जा रही हूँ। मैं यह घर छोड़कर इसलिए जा रही हूँ कि इस घर के लोग खुद को मेरा परिवार कहते हैं, लेकिन बचपन से लेकर आज तक इन्होंने कभी भी एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाई है। लोग कहते हैं कि जब इंसान अपने बर्थडे के दिन रोता है ना, वह सबसे हॉरिबल फीलिंग होती है। और मैं यह फीलिंग पिछले 12 सालों से एक्सपीरियंस करती आई हूँ। आप सब लोगों का सिर्फ एक छोटा सा शब्द सॉरी मेरे 12 सालों के जख्म पर मरहम नहीं बन सकता। आप सब लोग अपना सॉरी अपने पास रखें। मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ और यह मेरा आखिरी फैसला है, और मेरे इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। इतना बोलकर आरोही वहां से जाने को हुई कि तभी रूप जी जल्दी से आरोही के पास आई और आरोही के पैर पकड़ लिए। रूप जी आरोही के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, पिछले 12 सालों में नहीं, पिछले 18 सालों में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उन सब में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गलती है। तुम्हें मुझे सजा देनी है ना, वह दे दो। तुम्हें मुझे मारना है, चाहे डांट लो, मार लो, सजा देनी है वह दे दो, लेकिन प्लीज इस घर छोड़कर मत जाओ। मुझे खुद से दूर मत करो। तुम मुझे मारना चाहती हो ना, यह को मुझे मारो। रूप जी इतना बोलकर आरोही के हाथों को पकड़कर अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगी।
वह बहुत ही जोर से खुद को थप्पड़ मार रही थी। आरोही मैं यह देखकर रूप जी के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह यह नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ रूप जी आरोही के हाथों को पकड़कर खुद को थप्पड़ मारे ही जा रही थी। उनका पूरा गाल लाल हो चुका था। आरोही ने अपना हाथ रूप जी से छुड़ाया और रूप जी को दूर करते हुए बोली, आप यह सब कुछ क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? क्यों खुद को और मुझे दोनों को तकलीफ दे रही है? आपकी कोई भी कोशिश अब मुझे नहीं रोक सकती। आप जानती है ना, जब जमीन ही बंजर हो जाती है तो उसके बाद बारिश का कोई फायदा नहीं होता। ठीक वैसे ही पिछले 12 सालों में मेरे दिल की जमीन बंजर हो चुकी है। आप सब लोगों ने मुझे पत्थर बना दिया है। और पत्थर कभी नहीं धड़कता। पत्थर में कभी कोई फीलिंग्स नहीं होती। ठीक वैसे ही मेरे दिल में आप सबके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। नहीं, मैं आप में से किसी से प्यार करती हूँ और ना ही नफरत। मैं सिर्फ और आप सबसे और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना चाहती हूँ। सिर्फ दूर, बहुत दूर। आरोही ने अपनी आंखों में आंसू लिए पूरे घर को देखने लगी और वहां के हर एक इंसान को देखने लगी। उसके बाद उसने अपने दोनों सूटकेस लिए और घर से बाहर निकल गई। वही अंदर सभी की आंखों में आंसू थे। रूपा जी वही घुटनों के बाल जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। दोस्तों, आज का चैप्टर बस यही तक। अगर आपको मेरी एक कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड गिव मी रिव्यू। अगर आप सब लोग स्टोरी के आगे के चैप्टर सुनना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज मेरी स्टोरी को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वरना मुझे मजबूरन यह कहानी बंद करनी पड़ेगी। CH-35 आरोही का सच। रूप जी अपने घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। सभी की आंखों में आंसू थे। आज सिर्फ उनकी ही गलतियों की वजह से उनके घर की खुद की बेटी उन सबको और इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। अभय जी अपने आंखों में आंसू लेकर रूप जी के पास बैठते हुए बोले, रूप अब चलो यहाँ से, आरोही चली गई है। आरोही को गए हुए आधा घंटा बीत चुका है। तुम कब से यहीं पर बैठकर दरवाजे को देख रही हो? अब हमारी आरोही कभी वापस नहीं आएगी। आरोही अब जा चुकी है। वह वापस नहीं लौटने वाली। रूप जी अपनी आंसू भरी आंखों से अभय जी की तरफ देखकर गुस्से से बोली, आप यह कैसी बात कर रहे हो अभय? और आप यह सब कुछ क्यों कह रही हैं? बेटी है वह हमारी। आज वह हम सबको छोड़कर चली गई है। लेकिन जब वह जा रही थी तब सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन आप क्यों कुछ उसे नहीं बोले? मैंने पहले भी आपसे कहा था हम उसे मनाने की कोशिश करते हैं, तब भी आप नहीं माने। क्यों अभय, क्या आपको हमारी बेटी से प्यार नहीं है? आप जानते हैं ना, बचपन से वह आपकी हर बात मानती है। आपकी गुस्से से वह कितना डरती है। अगर आपने एक बार उससे बोला होता तो शायद वह रुक जाती। अगर प्यार से नहीं समझती तो आप उसे अपना गुस्सा दिखाते तो भी वह रुक जाती। लेकिन नहीं, आपने तो एक बार भी उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। क्यों आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? यह सारी बातें बोलते हुए रूप जी बहुत जोर से चिल्ला रही थी। उन्होंने अभय जी का कॉलर तक पकड़ लिया था और वह चिल्ला चिल्ला कर अपनी बातें बोल रही थी। जब अभय जी से नहीं रहा गया तो वह रूप जी का हाथ झटक कर चिल्लाते हुए बोले, नहीं रोक सकता मैं उसे, क्योंकि मेरे पास इतना हक नहीं है कि मैं उसे रोक सकूं। उसने मुझे यह हक छीन लिया है। वह मुझे अपना बाप नहीं मानती। किस हक से मैं उसे रोकना बताऊं? रूप जी भी चिल्लाकर बोली, क्यों 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 अभय, क्यों आप उसे नहीं रोक सकते? और किसने कहा आपसे कि आप उसके बाप नहीं है? बेटी है वह आपकी, अपने जन्म दिया है उसे। आपकी रगों में जो खून दौड़ता है ना, वही खून इसकी रगों में दौड़ता है। खून का रिश्ता है आप दोनों का।
और यही खून का रिश्ता आपको हक देता है उसे रोकने का। उसके कहने या ना कहने से यह सच तो बदल नहीं जाएगा ना कि आप ही उसके बाप है। हमारी बेटी नाराज है इसलिए उसने आपको यह सारी बातें बोल दी। इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि हम उसकी नाराजगी दूर करने की भी कोशिश ना करें। लेकिन फिर भी आपने कोशिश ही नहीं की उसे रोकने की। आखिर क्यों आपने कोशिश नहीं की अभय, आखिर क्यों? अभय जी भी गुस्से से बोले, तुम सच जानना चाहती हो ना, आखिर मैंने उसे क्यों नहीं रोका? तो बताओ मुझे, तुम्हारे अंदर है इतनी हिम्मत? जो कुछ भी उसके साथ हुआ, जो कुछ भी दूसरों ने उसके साथ किया, वह इतना बड़ा सच सुनने की है हिम्मत तुम्हारे अंदर? रूप जी भी गुस्से से बोली, हाँ है, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। आखिर मैं भी तो जानूं कि ऐसा कौन सा सच है जो एक बेटी अपना खुद का घर छोड़कर जा रही थी और उसके बाप ने अपनी बेटी को रोका ही नहीं। आखिर मैं भी तो जानूं ऐसा कौन सा सच है जिसकी वजह से आपने अपनी घर छोड़कर जाती हुई बेटी को नहीं रोका। शिवराज दादाजी भी अपनी कठोर आवाज में अभय जी की तरफ देखते हुए बोले, अभय बताओ, आखिर ऐसा कौन सा सच है जो हम सबको नहीं पता? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुमने अपनी खुद की बेटी को एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की? अभय जी ने जब शिवराज दादाजी की बात सुनी तो वह शिवराज दादाजी की तरफ देखने लगे और उसके बाद उन्होंने अपनी नज़र परिवार के हर सदस्य पर घुमाई। सबकी आंखों में बस वही सवाल था। अभय जी सबकी तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में बोले, ठीक है, आप सब लोग सच सुनना चाहते हैं ना, तो सुनिए। मैंने उसको इसीलिए नहीं रोका क्योंकि मैं उसका बाप बनने के काबिल ही नहीं हूँ। क्योंकि पिछले 12 सालों तक जब मेरी बेटी दर दर की ठोकरें खा रही थी तब मैं उसके पास नहीं था। जब मेरी 13 साल की बेटी आरोही को टॉर्चर किया जा रहा था तब मैं उसके साथ नहीं था। जब मेरी 13 साल की मासूम सी बच्ची का रेप किया जा रहा था तब मैं उसके साथ नहीं था। जब मेरी बच्ची को अपने पापा के प्यार की और उसकी सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं अपनी बच्ची के पास नहीं था। मैं इस दुनिया का सबसे निकम्मा, नकारा और घटिया बाप हूँ, इसीलिए मैंने उसे नहीं रोका। जब मेरी बच्ची को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं उसके पास नहीं था। आप सब लोग सिर्फ हक की बात करते हो, लेकिन आप में से किसी ने भी क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई? मैं जब एक बाप होने की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता तो मैं उसके पास एक बाप होने का हक नहीं मांग सकता। इसीलिए मैं उसकी दी हुई हर सजा को एक्सेप्ट करता हूँ। अभय जी आगे कुछ भी बोल पाते उससे पहले रूप जी ने अभय जी का चेहरा अपनी ओर घुमाया और अभय जी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। रूप जी अभय जी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, खबरदार मिस्टर अभय रायजादा, जो मेरी बेटी के बारे में इतनी घटिया बात बोलने की आपने हिम्मत भी की तो आखिर आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बच्ची के बारे में ऐसी बातें बोलने की? आप कैसे इतनी आसानी से इतना बड़ा शब्द बोल सकते हैं? रेप, और वह भी 13 साल की मासूम सी बच्ची का? आप होश में तो है क्या बोल क्या रहे हैं? रेप, सच में रेप, आपको पता भी है यह कितना बड़ा शब्द है? सिर्फ यह एक शब्द से न जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आइंदा से मेरी बेटी के बारे में इतनी घिनौनी बात बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। अभय जी रूप जी की बात सुनकर दर्द भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोले, मुझे पता था तुम में से कोई भी मेरी बातों का भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए मेरे पास प्रूफ है। मैं अभी तुम सबको दिखता हूँ। अभय जी इतना बोलकर अपने स्टडी रूम में चले गए और वहां से डॉक्टर के दिए हुए आरोही की रिपोर्ट्स ले आए और वह रिपोर्ट से लाकर रूप जी के हाथों में दे दिए। अभय जी रूप जी की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन डॉक्टर के इन रिपोर्ट्स पर तो भरोसा है ना? तो यह रिपोर्ट खोलो और खुद अपनी नजरों से सच्चाई को देख लो। यह रिपोर्ट्स खुद डॉक्टर ने मेरे सामने बनवाई है। तुम्हें याद है जब मैं आरोही के साथ हॉस्पिटल गया था तब उसका फुल बॉडी चेकअप मैंने करवाया था
और रिजल्ट तुम्हारे सामने, तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें याद है वह रात, जिस रात को आरोही को पैनिक अटैक आया था? वह पैनिक अटैक उसे इस चीज की वजह से ही आते हैं। तुम खुद को उसकी माँ कहती हो ना? तो कभी तुमने उसके शरीर पर ध्यान से देखा है? उसके पैरों में जलने के निशान है। हमारी बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश की है। चलो बाकी सारी जगह को छोड़ दो, तुमने उसके चेहरे को तो देखा ही है ना? तुमने एक बार भी उसे पूछा कि आरोही बेटा, तुम्हारे सर पर यह निशान कैसा है? आरोही के फोरहेड पर एक निशान है। जानती हो यह तब का है जब वह 13 साल की थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसको अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसीलिए वह सब कुछ भूल गई है जो उसके साथ हुआ है। वरना जरा सोचो, जब उसे वह सारी चीज याद होती तो क्या अब तक हमारी बेटी जिंदा भी होती? नहीं, वह जिंदा भी नहीं होती, उसने खुद को मार डाला होता। यह तो पिछले 15 दिनों से वह हमारे साथ है और उसने हमें हमारी गलतियों का एहसास कराया है। वरना जो उसके साथ हुआ उसके बाद वह तुरंत ही मर जाती तो हमें तो उसका पछतावा भी नहीं होता। जरा सोचो, उस 13 साल की मासूम सी बच्ची पर क्या बीती होगी, क्या हाल हुआ होगा उसका। उसे वक्त उसे हमारी कितनी याद आ रही होगी और तभी वह हमसे कितनी नफरत करती होगी। हम उसका परिवार होते हुए भी एक बार भी उसे देखने नहीं गए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से उसके लिए पैसे भेज देते थे, लेकिन कभी वहां पर उसका हालचाल पूछने नहीं गए। और तुम यह कह रही हो कि हम उसका परिवार है? क्या सच में परिवार ऐसा होता है जिसने अपनी ही बेटी को खुद अपने ही हाथों से मौत से भी 100 गुना ज्यादा बुरी सजा दी हो? वह भी तब जब उसकी गलती ही ना हो। चुप, एक बार, बस एक बार खुद को उसकी जगह रख कर तो देखो, तब शायद तुम्हें उसका दर्द समझ में आएगा। इतना बोलकर अभय जी वहां से चले गए और वह वहां से सीधा आरोही के कमरे में चले गए और वहां पर आरोही की एक तस्वीर रखी हुई थी। अभय जी ने उसकी तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और वह जोर जोर से रोने लगे। अभय जी आरोही की तस्वीर को देखते हुए बोले, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं तेरा वह आप नहीं बन सका जिसकी ख्वाहिश तूने हमेशा से की थी। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। इतना बोलकर अभय जी फिर से रोने लगे। वहीं नीचे हॉल में सबका हाल बेहाल हो चुका था। दादी जी तो निढाल सी एकदम से सोफे पर ही बैठ गई थी। दादाजी भी उनके पास बैठ गए थे। तारा जी ने अपने सीने पर हाथ रख लिया था। अभय जी जो कुछ भी बोल रहे थे वह सब तो वह सुन भी नहीं पा रही थी। कहते हैं मर्द कभी नहीं रोते, लेकिन आज जो सच्चाई अभय जी के मुंह से सुनी है उसके बाद रोहन, रिधान, आदिल जी और शिवराज जी, उन सभी के आंखों में आंसू आ गए थे। रूप जी अपने कांपते हुए हाथों से वह रिपोर्ट खोलकर देखने लगी थी और जब उन्होंने वह रिपोर्ट खोलकर देखी तो उनकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए थे। रिपोर्ट्स देखने के बाद रूप जी तुरंत वहीं बेहोश हो गई थी। रिद्धिमा और रोहिणी की आंखों में भी आंसू थे। उनकी खुद की बहन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उनमें से किसी को पता भी नहीं था। रिद्धिमा, रोहिणी, रोहन, रिधान ने जब रूप जी को बेहोश देखा तो वह सब लोग रूप जी को लेकर उनके कमरे की तरफ चले गए। बाकी का परिवार तो अपने होश में ही नहीं था। 1 घंटे बाद रूप जी इस वक्त बेजान सी आरोही के पुराने कमरे में बैठी हुई थी। यह आरोही का तब का कमरा था जब वह 6 साल की थी। रूप जी ने आरोही के खिलौने और उसके पुराने कपड़ों को लेकर बैठी हुई थी और उन सबको अपने सीने से लगाए हुए थी। तभी रूप जी के कानों में एक आवाज आई और रूप जी ने मुड़कर पीछे की तरफ देखा और जो नजर उनके सामने था वह देखकर वह बहुत खुश हो गई। उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई।
इस वक्त उनकी आंखों के सामने 5 साल की नन्ही से आरोही खड़ी थी और उसके साथ में रूप जी की एक दूसरी छवि थी। वह 5 साल की नन्ही सी आरोही दौड़कर रूप जी के पास आ गई और रूप जी की डुप्लीकेट ने उस नन्ही सी आरोही को अपने बाहों में भर लिया। इस वक्त वह नन्ही सी 5 साल की आरोही बहुत प्यारी लग रही थी। उसने इस वक्त स्कूल ड्रेस पहना हुआ था। उसके बालों की 2 चोटियां बनी हुई थी। उसके कंधे पर एक स्कूल बैग था और गले में एक वाटर बोतल। 5 साल की आरोही रूप जी की डुप्लीकेट को देखते हुए बोली, माँ तापको पता है मैं आज दिल दई और मुझे ढेल छाली चोट भी लग गई। माँ आपको पता है आज मैं गिर गई और मुझे ढेर सारी चोट भी लग गई। रूप जी की डुप्लीकेट 5 साल की आरोही को देखकर बोली, अच्छा मेरी बच्ची गिर गई, तो बताओ हमारी नन्ही सी आरोही को कहाँ पर चोट लगी है। मम्मा अभी अपने जादू से आरोही की सारी चोटें ठीक कर देगी। 5 साल की आरोही अपने हाथों को दिखाते हुए बोली, मुझे यहाँ लोट लगी है, मुझे यहाँ चोट लगी है। रूप जी की डुप्लीकेट ने 5 साल की आरोही के हाथों को किस कर दिया और बोली, अब मेरी बेटू को कहाँ दर्द हो रहा है। 5 साल की छोटी सी आरोही अपने सर पर पॉइंट किया तो रूप जी की डुप्लीकेट ने उसे वहां पर भी किस कर दिया। फिर उसने अपने दोनों गालों पर पॉइंट किया तो रूप जी की डुप्लीकेट ने उसके दोनों गालों पर भी किस कर दिया। फिर उसे 5 साल की मासूम सी बच्ची ने अपने पूरे चेहरे पर अपना हाथ फेरा और रूप जी की डुप्लीकेट ने उसके पूरे चेहरे पर ढेर सारी किस कर दी। वही ओरिजिनल रूप जी यह सब कुछ देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी डुप्लीकेट रूप जी ने आरोही को अपनी बाहों में भर लिया और उसे गोल गोल घुमाने लगी। तभी अचानक वह दोनों गिर गए। ओरिजिनल रूप जी जोर से चिल्लाई, आरोही ही। तभी 5 साल की छोटी सी आरोही ओरिजिनल रूप जी के सामने आकर रुकी और वह 5 साल की आरोही रोने लगी। 5 साल की आरोही रोते हुए ओरिजिनल रूप जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ अगर बचपन में आपने भी मुझे डुप्लीकेट माँ की तरह ऐसे ही प्यार किया होता तो मैं आज आपके पास होती। आखिर क्यों माँ आप मुझसे प्यार नहीं करती थी? मैं भी तो आपकी बेटी थी ना। फिर आपने मुझे कभी प्यार क्यों नहीं किया? आपने भी मुझे डुप्लीकेट माँ की तरह प्यार किया होता तो मैं यह घर छोड़कर कभी नहीं जाती। आपने भी मुझे डुप्लीकेट माँ की तरह प्यार किया होता, मुझ पर भरोसा किया होता तो शायद 6 साल की उम्र में पापा मुझे हॉस्टल में नहीं भेजते और मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके पास ही रहती। और शायद 13 साल की उम्र में मेरे साथ वह इतना गंदा हादसा भी नहीं हुआ होता। आप तो मेरी ओरिजिनल माँ हो ना। जब मेरी डुप्लीकेट माँ मुझे इतना सारा प्यार कर सकती है तो मेरी ओरिजिनल माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? आप बहुत बुरी हो माँ, आप बहुत बुरी हो। ओरिजिनल रूप जी जब 5 साल की छोटी सी आरोही के मुंह से यह सारी बातें सुन तो वह छोटी सी आरोही के पास घुटनों के बल बैठ गई और छोटी सी आरोही के हाथों को पकड़कर उसे 5 साल की छोटी सी आरोही से माफी मांगती हुई बोली, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। अपनी माँ को इतनी बड़ी सजा मत दे। प्लीज प्लीज घर में लौट कर आ जा। मैं वादा करती हूँ मैं एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। प्लीज मेरी बच्ची घर वापस आ जा। इतना बोलकर जब रूप जी ने अपना सर ऊपर उठाया तो वहां पर वह 5 साल की छोटी सी आरोही गायब हो चुकी थी। यह देखकर रूप जी वही जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी।